हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम क्वांटम अवधारणाओं के आधार पर, उनके बेसिस पर श्रोडिंगर तरंग समीकरण की व्युत्पत्ति करेंगे, या ये कह लीजिए कि हैमिल्टनियन संकारक की व्युत्पत्ति करेंगे। क्योंकि हैमिल्टनियन संकारक जो कि ऊर्जा का संकारक होता है, एनर्जी का ऑपरेटर होता है हैमिल्टनियन ऑपरेटर, उसका डेरिवेशन करने से ही हमें श्रोडिंगर तरंग समीकरण की व्युत्पत्ति हो जाएगी, जो पहले हमने साइनसोइडल वेव फंक्शन से किया था। आज हम बिना उसके ही बाय अप्लाइंग द पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स वही इक्वेशन डिराइव करने जा रहे हैं। तो दोनों ही टॉपिक सिनोनिमस हैं कि क्वांटम अवधारणाओं के आधार पर श्रोडिंगर तरंग समीकरण की व्युत्पत्ति हो, डेरिवेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, और the derivation of Hamiltonian operator, which is the operator of energy. They are basically similar things. तो देखिए, हमने पहले बताया कि क्वांटम मैकेनिक्स में प्रत्येक भौतिक राशि का अपना एक संकारक होता है। जैसे ऊर्जा का संकारक हैमिल्टनियन ऑपरेटर है। फॉर एवरी फिजिकल क्वांटिटी इन क्वांटम मैकेनिक्स देयर एग्जिस्ट ए कॉरस्पॉन्डिंग ऑपरेटर, and for energy this operator is known as Hamiltonian operator, which has been explained earlier. It is denoted by h cap. इसको हम h cap से लिखते हैं, और उस आधार पर जो आपके अकॉर्डिंग टू पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स h psi is equal to E psi लिखा जा सकता है, where h is the operator of energy एंड ई इज़ द आइगन वैल्यू ऑफ द एनर्जी। आपको ध्यान होगा क्वांटम मैकेनिक्स के पोस्टुलेट्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट था जिसको हमने कैपिटल ए साई इज इक्वल टू स्मॉल ए साई लिखा था। कैपिटल ए वाज द ऑपरेटर फॉर द फिजिकल क्वांटिटी एंड ए वाज द आइगन वैल्यू। तो यहाँ पर कैपिटल ए की जगह पे हमने एच लिखा गया है, क्योंकि ये स्पेसिफिकली ऊर्जा एनर्जी का ऑपरेटर है, और आइगन वैल्यू में स्मॉल ए की बजाय कैपिटल ई लिख दिया गया है। तो एस आई इज इक्वल टू ई साई। बाय द वे, आई वांट टू टेल यू दैट दिस इज ऑल्सो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, बट इन द फॉर्म ऑफ ऑपरेटर्स। ये भी श्रोडिंगर तरंग समीकरण ही है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कह लीजिए भले ही। अब समीकरण एक में एच का परिकलन आपको करना है, एच का कैलकुलेशन या डेरिवेशन करना है। तो यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि किसी भी भौतिक राशि का ऑपरेटर उस भौतिक राशि से ही निकलता है। तो एनर्जी का ऑपरेटर जिसको हम एच से कह रहे हैं, वो एनर्जी से ही मिलेगा। आप जानते हो टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का जोड़ होती है। और तो काइनेटिक एनर्जी को पी स्क्वायर अपॉन 2m लिखा जा सकता है, वेयर p इज द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, और पोटेंशियल एनर्जी को हमने v लिख दिया है। जिन्हें नहीं आता कि काइनेटिक एनर्जी बराबर पी स्क्वायर अपॉन 2m कैसे लिखा, तो उनके लिए छोटा सा गाइडेंस है कि काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होता है, तो उसको m स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2m भी लिख सकते हैं। और एम वी आप जानते हो संवेग या मोमेंटम होता है, तो ये m स्क्वायर वी स्क्वायर को पी स्क्वायर हो गया, तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी को पी स्क्वायर अपॉन 2m लिख दिया गया है। एक्सक्यूज मी। सो E बिकम्स पी स्क्वायर अपॉन 2m प्लस वी। तो हम अभी हम पी स्क्वायर के बारे में कंसर्न हैं थोड़ा सा, कि कैसे निकाला जाए, क्योंकि उससे फिर E मिलेगा, और उस E को ही हम समीकरण एक में रखेंगे तो हमें H मिल जाएगा। अब देखिए, P इज़ द मोमेंटम, तो x दिशा में जो संवेग होता है px, उसका जो ऑपरेटर है क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर, उसको हमने बताया कि h अपॉन 2 डेल अपॉन डेल एक्स है। तो px2 की वैल्यू, px2 यहाँ पर हो जाएगा, उसको दो बार ऑपरेट करना है, h अपॉन 2 डेल अपॉन डेल एक्स ऑपरेटेड ऑन h अपॉन 2 डेल अपॉन डेल एक्स। तो ये तो डेल 2 बाई डेल x2 हो गया, और h अपॉन 2 का स्क्वायर जो है वो माइनस एच स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर हो जाता है। इसी तरह से एनालॉगी यूज़ करते हुए y दिशा का जो ऑपरेटर है, जिसको py2 से लिखा गया है संवेग के लिए, वो माइनस एच स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर डेल 2 बाई डेल y2 हो जाएगा। और उसी तरह से जेड दिशा का जो क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर है
पी जेड टू, वो माइनस एच स्क्वायर अपॉन 4π² del 2 बाई del z2 हो जाएगा। अब जरा देखिए, अब पी स्क्वायर आप जानते हो, पी स्क्वायर एंगुलर मोमेंटम का स्क्वायर होता है, पी एक्स स्क्वायर पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर। तो इसको ऑपरेटर फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे। अब ये पी एक्स स्क्वायर पी एक्स टू में कन्वर्ट हो जाएगा और इसी तरह से पी वाई टू और पी जेड टू हो जाएंगे, और इनको जोड़ेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी माइनस एच स्क्वायर अपॉन 4π² इंटू del 2 बाई del x2 प्लस del 2 बाई del y2 प्लस del 2 अपॉन del z2। और इसको यहाँ पे पी स्क्वायर इजगल टू माइनस एच स्क्वायर अपॉन 4π² नेबुला स्क्वायर लिख दिया गया है। ये आपका पी स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है। और इसको समीकरण 2 में रखते हैं, तो समीकरण 2 ये है भाई, ये समीकरण 2 है। ये आप उस हिसाब से अभी थोड़ा इम्पोर्टेंस हो गई इसकी। यहाँ पर ई की जगह एच लिख दिया जाएगा, क्योंकि अब पी को हमने क्योंकि ऑपरेटर फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ई को भी ऑपरेटर फॉर्म में रिप्लेस हो जाएगी। और उसका ऑपरेटर आप सब जानते हैं, वो है हैमिल्टनियन ऑपरेटर, और इसलिए ई की बजाय एच लिखेंगे। तो ये एच ये यहाँ पे लिख रखा है, मैंने एक्सप्लेन भी कर रखा है लैंग्वेज में। E has been replaced by its operator H। तो H कैप मतलब ऑपरेटर का सिंबल है, इज इक्वल टू 1/2m। पी स्क्वायर था, आप जानते हो समीकरण 2 में, ये देखिए पी स्क्वायर अपॉन 2m है। तो ये हमारा पी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे रख दी गई है, माइनस एच स्क्वायर अपॉन 4π² नेबुला स्क्वायर अपॉन 2m प्लस v। ये मैं कह रहा था आपको कि कई बार खाली हैमिल्टनियन ऑपरेटर का डेरिवेशन पूछ लेते हैं, तो हैमिल्टनियन ऑपरेटर का डेरिवेशन ये हो जाता है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया, माइनस एच स्क्वायर नेबुला स्क्वायर अपॉन 8π² m प्लस v। तो इस तरह से हैमिल्टनियन ऑपरेटर तो हमने इस तरह से डिराइव करके रख दिया। यदि खाली हैमिल्टनियन ऑपरेटर के बारे में डेरिवेशन पूछा जाए तो यहीं तक आपको आना होगा। इसको नंबर नहीं दिया गया, बट इट इज़ एन इम्पोर्टेंट इक्वेशन। अब इक्वेशन 1 को लेते हैं, क्योंकि मैंने कहा कि ऑपरेटर फॉर्म में वही श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, एस आई इज इक्वल टू ई साई। एच को पुट करा, जो भी वैल्यू है इसकी यहाँ से, ये दिस प्लीज़ नोट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन इन दैट वे। तो एच साई इज इक्वल टू ई साई करते हैं, तो माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8π² m नेबुला स्क्वायर प्लस वी साई इज इक्वल टू ई साई। उसको अब थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, इस साई को यहाँ पे नेबुला स्क्वायर साई हो जाएगा प्लस वी साई इज इक्वल टू ई साई। इस वाली टर्म को हम राइट हैंड साइड में ले आते हैं, तो ये आपका ई माइनस वी साई हो जाएगा राइट हैंड साइड में, और नेबुला स्क्वायर वाली टर्म लेफ्ट में रह जाएगी। और उसके बाद इस वाली टर्म को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं। नेबुला स्क्वायर साई इज इक्वल टू माइनस 8π² m अपॉन एच स्क्वायर इंटू ई माइनस वी इंटू साई। ये आपका ये फाइनल फॉर्म है। उसको दूसरी एक और इक्वेशन में रख दिया है, नेबुला स्क्वायर साई इसको दूसरी साइड में ले आते हैं, ताकि जो फैमिलियर फॉर्म है उसमें आ जाएं हम, एक तरफ ज़ीरो हो। तो नेबुला स्क्वायर साई प्लस 8π² m अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी इंटू साई इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन जाती है, जो कि वही इक्वेशन है जो हमने साइनसॉइडल वेव इक्वेशन से प्रूव करी थी। और इसको नेबुला स्क्वायर को वापस यदि आप del 2 बाई del x2 del 2 बाई del y2 और del 2 बाई del z2 के जोड़ से रिप्लेस कर दें, तो ये वैल्यू बन जाएगी प्लस 8π² m अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। और ये इक्वेशन वही आ गई जो कि आपने पहले प्रूव करी थी ऑन द बेसिस ऑफ साइनसॉइडल वेव इक्वेशन। ओके, तो ये थी श्रोडिंगर तरंग समीकरण की व्युत्पत्ति, या ये कह लिए हैमिल्टनियन संकारक की, हैमिल्टनियन ऑपरेटर का डेरिवेशन। इससे भी वही रिजल्ट आया जो कि साइनसॉइडल वेव इक्वेशन से आया था। तो जिस तरह का पूछा जाए एग्ज़ाम में, उस तरह का आपको आंसर देना है।
नेक्स्ट टॉपिक हमारा है श्रोडिंगर तरंग समीकरण के अनुप्रयोग, कुछ सिस्टम्स पे इनको किस तरह से अप्लाई किया है। तो पहला सबसे सिंपल है, एक विमीय बॉक्स में कण की ऊर्जा। अब आपको ये फनी लग रहा होगा टॉपिक, ये बॉक्स क्या, एक विमीय बॉक्स, व्हाट इज़ दैट, वन डायमेंशनल बॉक्स इसे बोलते हैं। तो मैं इस टॉपिक का नाम बता रहा हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स एंड इट्स वेव फंक्शन, और उसका तरंग फलन आपको निकालने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पे ये मैं क्लियर कर लूँ, यहाँ पर हम ट्रांसलेशनल एनर्जी किसी भी पार्टिकल, यदि वो एक ही दिशा में गतिमान है तो उसकी ट्रांसलेशन एनर्जी अर्थात स्थानांतरण ऊर्जा को डिस्कस करेंगे और समझाएंगे कि किसी भी कण की स्थानांतरण ऊर्जा क्वांटीकृत होती है, ये सतत रूप से नहीं होती। तो ये एक मॉडल का नाम है, ये इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई बॉक्स आपने ऐसा ले लिया जो एक्स दिशा में ही चल रहा है या वाई दिशा में ही चल रहा है। नो, इट इज़ ओनली अ मॉडल इन विच वी हैव एज्यूम्ड दैट देयर इज़ ए बॉक्स इन एक्स डायरेक्शन हुज डायमेंशन इज ए। तो इस मॉडल में हमने ये मान लिया कि कोई इस एक विमीय बॉक्स है जिसकी कुल दूरी स्मॉल ए है, और उसके लिए जो श्रोडिंगर तरंग समीकरण है एक विमा के लिए हम एक्स दिशा ले रहे हैं तो वाई और जेड का जिक्र नहीं आएगा। तो यहाँ डेल लिखने की अब जरूरत नहीं है, डी लिखा जा सकता है, क्योंकि डेल जो पार्शियल डिफ्रेंसिएशन है। तो d2 साई बाई dx2 प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन एच स्क्वायर इंटू ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 हो गई हमारी श्रोडिंगर वेव समीकरण इन वन डायमेंशन। यहाँ पे y और z के डायमेंशन को नहीं लिया गया है। अब ये मॉडल को पूरा डिस्क्राइब कर लेते हैं। माना m द्रव्यमान का कोई कण x बराबर 0 व x बराबर a के मध्य सीमित है, के मध्य एक विमीय बॉक्स में सीमित है। Let us assume that a particle of mass m is enclosed in a one-dimensional box along x direction between the limit x is equal to 0 to x is equal to a. That is, a is the length of the one-dimensional box. अर्थात एक विमीय बॉक्स की जो लंबाई है वो a है। बॉक्स के अंदर कण की स्थित ऊर्जा स्थिर है। The potential energy of the particle inside the box is constant, जिसे शून्य लिया गया है, विच हैज़ बीन टेकन एज 0। ये ध्यान करना है कि शून्य होती नहीं है, लेकिन ले रखा है क्योंकि इससे रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु दीवारों पर इसकी स्थितिज ऊर्जा अनंत है। बट एट द वॉल ऑफ द बॉक्स द पोटेंशियल एनर्जी इज इनफाइनाइट सो दैट इट कैन नॉट क्रॉस द वॉल ऑफ द कंटेनर। ठीक है, ओके, ये मॉडल है हमारा। और उसको यहाँ पे देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक ये ए है, और इनसाइड द बॉक्स साई इज इक्वल टू 0, बट एट द वॉल, इनसाइड द बॉक्स साई इज नॉट इक्वल टू 0। कुछ ना कुछ साई होगा, क्योंकि पार्टिकल के पाए जाने की संभावना बॉक्स के अंदर ही है, तो 0 रख देंगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इट इज़ नॉट 0, साई इज नॉट 0, बट v इज constant and it has been taken as 0 inside the box. Okay, outside the box and also at the wall of the box psi is equal to 0, चाहे वो ये सिरा हो, यहाँ पर भी 0 है साई का मान, और चाहे ये सिरा हो, बाउंड्री जिसे बोलते हैं बॉक्स की, इस पर भी साई 0 है, क्योंकि मैंने बताया v बराबर है 0, इन्फिनिटी होती है, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर अनंत है, इसलिए ये मॉडल है हमारा किसका, पार्टिकल इन ए बॉक्स का। तो समीकरण 1 में v बराबर 0 रख देंगे हम, ताकि सिंपल हो जाए इक्वेशन और हमारे रिजल्ट पे कोई असर नहीं पड़ता। तो समीकरण 1 हो जाएगा ये d2 साई बाई dx2 ये प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ई अपॉन एच स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। इसको समीकरण 2 से लिख दिया गया है, और जो हमने अभी आप समझा रहे थे वो यहाँ पे लिखा हुआ है। दीवारों पर साई का मान 0 होगा, लेकिन क्योंकि वी का मान अनंत होगा। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ये जो कांस्टेंट टर्म है, ये 8, ये जो यहाँ पे लिखी गई है, ये वाले 8 पाई स्क्वायर एम ई अपॉन एच स्क्वायर को के स्क्वायर के बराबर रख दिया गया है।
समीकरण 2 में रखने पर ये समीकरण जो 3 है वो इस तरह से हो जाएगी, d2 साई बाई dx2 प्लस के स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। यहाँ पे के स्क्वायर ही क्यों रखा है ये थोड़ी देर में आपको पता लग जाएगा, क्यों के नहीं रखा, के स्क्वायर रखा है। अभी तो के स्क्वायर ही मान के चलेंगे। यदि हम के स्क्वायर साई रखते हैं और d2 साई बाई dx2 पहले ही है, तो ये समीकरण 3 है जो एक स्टैंडर्ड सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है मैथमेटिक्स में, जिसका रिजल्ट इस तरह से है, साई इज इक्वल टू कैपिटल A साइन के एक्स प्लस कैपिटल B कॉस के एक्स। अब आप समझ गए होंगे वाई के स्क्वायर वाज रिटन। यदि के लिखते तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, फिर साइन और कॉस में रूट के होता, वो रिजल्ट वही आना था, इसलिए सिंपलिसिटी के लिए उसको के स्क्वायर रख दिया गया था। तो ये इसका इक्वेशन हो गया भाई, इक्वेशन 3 का रिजल्ट है 4। अब ये तो मैथमेटिक्स ने दे दिया, अब हमारी केमिस्ट्री क्या कहती है, इसमें क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहती है, उसको सिंप्लीफाई कैसे करती है वो देखते हैं। अब जरा देखिए बाउंड्री, दो बाउंड्री हैं हमारे पास बॉक्स में, x बराबर 0 वाली और x बराबर स्मॉल a वाली। x बराबर 0 जो ये लेफ्ट वाला छोर है, ये वाला, इस पर भी साई बराबर 0 होता है, तो उसको हमने यहाँ पर इस कंडीशन को यहाँ पर रख दिया है कि x बराबर 0 तो साई बराबर 0। तो समीकरण 4 जो हमने लिखी थी, समीकरण 4 में रखेंगे, साई को 0 करेंगे, x को 0 करेंगे, तो ये 0 इज इक्वल टू कैपिटल A साइन 0 प्लस B कॉस 0। तो कहने का मतलब है B बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि ये 0 है ही और ये भी 0 हो जाएगा। साइन 0 0 होता है, आप जानते हैं, तो ये भी 0 हुआ, ये भी 0 हुआ, और कॉस 0 1 होता है, तो B तो राइट हैंड साइड में हो जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड में 0 ही रहेगा, तो B बराबर 0 हो गया। तो भले ही मैथमेटिक्स ने 2 टर्म दी थी अपने को समीकरण 4 के रूप में राइट हैंड साइड में, लेकिन केमिस्ट्री ने या क्वांटम मैकेनिक्स ने B का परमानेंट वैल्यू 0 कर दिया और समीकरण 4 इस तरह से रिड्यूस हो गया, क्या, साई इज इक्वल टू A साइन के एक्स। अब आपको कॉज वाली टर्म कहीं पे आएगी ही नहीं। अब दूसरी बाउंड्री कंडीशन लेते हैं, जब x बराबर है a तो साई बराबर 0। अगेन जब दूसरा छोर आएगा बॉक्स का, वो कब आएगा भाई, जब a की विड्थ आ जाएगी, a की लेंथ आ जाएगी बॉक्स की, तब भी साई बराबर 0। तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब हमारे पास केवल यही है जो हमने डील करना है। अब कौन सा, साइन वाला जो साई है, साई इज इक्वल टू A साइन के एक्स। तो जब x बराबर a होगा तो भी साई बराबर 0 होगा, तो इसमें 0 पुट कर दिया, इसको पहले 0 पुट करा, a साइन के, अब x की जगह पे a रख दिया। अब ठीक है, जब a रख दिया तो a साइन के बराबर है 0। अब या तो कैपिटल A को 0 कर सकते हो आप, या साइन के A को 0 कर सकते हो। अब कैपिटल A को 0 कर नहीं सकते, क्यों नहीं कर सकते, यदि कैपिटल A को 0 कर दोगे तो साई की वैल्यू बॉक्स के अंदर भी 0 हो जाएगी। लेकिन हमने तो कह रखा है भाई बॉक्स के अंदर कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी है, तो साई का मान 0 नहीं होना चाहिए बॉक्स के अंदर। तो इसका अर्थ है कि a को तो 0 नहीं कर सकते, तो साइन के a को 0 कर सकते हो। इसका अर्थ है कि k का मान n पाई होगा। आप जानते हो साइन थीटा 0 है तो थीटा का वैल्यू n पाई होगा, वेयर n इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 एट्सेट्रा होल नंबर होता है n का वैल्यू। k की वैल्यू उस हिसाब से n पाई अपॉन a आ जाएगी। और साई का मान वहाँ पे समीकरण कौन सा था, समीकरण 4 था, आई होप, नहीं 5। अब तो 4 से सिंप्लीफाई करके हमने 5 पे आ गए, क्योंकि परमानेंट v को 0 कर रखा है। तो साई की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, a साइन n पाई अपॉन a x हो जाएगी। ये हमारा अननॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन आ गया पार्टिकल इन ए बॉक्स के लिए। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस सो फॉर। अब स्टूडेंट समझ लीजिए, यहाँ पे हमने देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यदि आप पकड़ना चाहो तो इस बात को, यहाँ पे n बराबर है 1 2 3 है, यहाँ पे 0 को एक्सक्लूड कर दिया, हटा दिया गया। क्यों, आप समझते हो क्यों? क्योंकि यदि n बराबर है 0 भले मैथमेटिकली अलाउड है, मैथमेटिक्स के अनुसार अलाउड है, लेकिन केमिस्ट्री के अनुसार हमने हटा दिया, क्योंकि n को 0 करेंगे तो साइन 0 हो जाएगा और इसका मतलब साई वापस 0 हो जाएगा बॉक्स के अंदर, वो हम नहीं चाह रहे। इसलिए n को 0 नहीं रखना है, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 1 और उसके बाद 2 3 ये हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पर 1 2 3
है, जीरो के हटा दिया गया है। जो समीकरण 6 है ये एक विमीय बॉक्स में है जिसमें इनका अननॉर्मलाइज्ड या अप्रसामान्यीकृत वेव फंक्शन है। अब हम ऊर्जा पे आते हैं। तो आप जानते हो हमने क्या किया था अभी, जो सर्कल में आपको मैंने लिखवाया था, के स्क्वायर की वैल्यू क्या थी? कहाँ गया वो? ये रही, ये वैल्यू मैंने अभी समीकरण ए से लिख रखी है। जो यहाँ पे अभी हमने के की वैल्यू अभी निकाली है, एन पाई अपॉन ए है। तो वापस समीकरण इस पे आएंगे तो हम ऊर्जा एनर्जी की वैल्यू निकाल लेंगे कण की, पार्टिकल की, इसलिए इसको वापस आए गए। तो 8 पाई स्क्वायर, अब वापस आते हैं, देखिए एनर्जी निकालने के लिए 8 पाई स्क्वायर एम ई अपॉन एच स्क्वायर, जो मैंने अभी सर्कल किया था, वो उसकी वैल्यू हो जाएगी के स्क्वायर थी जो एन पाई अपॉन ए का होल स्क्वायर हो जाएगी। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करते 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 ई की वैल्यू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8 एम ए स्क्वायर हो जाएगी। यहाँ पे पहले ही बता चुके हैं एन की वैल्यू 0 नहीं है, कम से कम एक तो है। तो उस पहली बात तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया कि एनर्जी का मतलब है ये ट्रांसलेशनल एनर्जी थी, स्थानांतरण ऊर्जा हमारे कण की एक विमा में जिसकी लंबाई ए थी। तो क्या निष्कर्ष हम निकालते हैं? पहला तो ये कि क्योंकि एन की वैल्यू 1 2 3 होती है, कभी भी डेसिमल में तो नहीं होगी, तो इसलिए पहला निष्कर्ष तो ये है कि स्थानांतरण ऊर्जा कण की क्वांटीकृत रहती है, या तो एच स्क्वायर अपॉन 8 एम ए स्क्वायर होगी, या एन की वैल्यू 2 रखेंगे तो 4 एच स्क्वायर अपॉन 8 एम ए स्क्वायर होगी, या एन बराबर 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर अर्थात 9 एच स्क्वायर अपॉन 8 एम ए स्क्वायर होगी। तो पहला निष्कर्ष बहुत इम्पोर्टेंट कि कण की स्थानांतरण ऊर्जा क्वांटीकृत रहती है। दूसरा जो निष्कर्ष है, इसकी न्यूनतम ऊर्जा 0 नहीं मिलेगी आपको। क्यों? क्योंकि एन की मिनिमम वैल्यू 1 है, तो मिनिमम ऊर्जा जो एनर्जी होगी ट्रांसलेशन एनर्जी के रूप में जो पार्टिकल लेगा वो एच स्क्वायर अपॉन 8 एम ए स्क्वायर होगी, और उसी को हम शून्य बिंदु एनर्जी या 0 पॉइंट एनर्जी कहेंगे। 0 पॉइंट एनर्जी ऑफ a particle in a box is h square upon 8 m a square because it is the minimum energy which the particle can have। तो ये दो बहुत ही इम्पोर्टेंट निष्कर्ष थे। अब यदि कोई आपसे पूछे कि जो वेव फंक्शन आपने साई ये समीकरण 6 से जो दिखाया है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आ रहा है, ये अननॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है, यदि इसको नॉर्मलाइज करना है तो कोई बात नहीं, उसको नॉर्मलाइज की कंडीशन लगा देते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है, प्रसामान्यीकृत तरंग फलन कैसे निकालें। तो आप जानते हो कि नॉर्मलाइज की कंडीशन क्या है, साई स्क्वायर डी एक्स फ्रॉम 0 टू ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू ए इज इक्वल टू 1। यहाँ पे 0 टू ए इसलिए जैसे मैंने कल बताया था कि मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू तक जाना है, तो मिनिमम तो 0 है और मैक्सिमम स्मॉल ए है। यहाँ पे इन्फिनिटी कुछ नहीं रखेंगे क्योंकि हमें पता है कितना वैल्यू है। ओके, तो 0 टू ए, अब साई की वैल्यू ए साइन एन पाई अपॉन ए एक्स और इसका स्क्वायर किया डी एक्स इजिकल टू 1। तो देखिए उसको ऐसे लिख दिया साइंस के। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, मैथ के स्टूडेंट जानते हैं 1 माइनस साइंस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस 2 थीटा लिखते हैं। तो ये 1 माइनस कॉस 2 एन पाई अपॉन ए एक्स अपॉन 2 हो जाएगी, और फ्रॉम 0 टू ए। अब इसको यदि आप सिंप्लीफाई करते हो इंटीग्रेशन को, तो ये आ जाएगा भाई सिंपली ए स्मॉल ए बाई 2 रह जाएगा। 2 तो ये दिख ही रहा है आपको, ये नीचे आ ही जाएगा कांस्टेंट होने के नाते। 1 माइनस कॉस 2 एन पाई अपॉन ए एक्स का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू ए विल कम आउट टू बी सिंपली स्मॉल ए। वो आप सीधे लिख सकते हो, कोई मैथमेटिक्स ज़्यादा डिटेल करने की जरूरत नहीं है। तो ए स्क्वायर इजिकल टू 2 अपॉन ए हो जाएगा और ए की वैल्यू √2 अपॉन ए हो जाएगी। तो इस तरह से नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन हमारा √2 अपॉन ए साइन एन पाई अपॉन ए एक्स हो जाएगा। समीकरण 8 से इसको लिख दिया गया, दिस इज नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, केवल कैपिटल ए की वैल्यू निकाली है। तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि एन की वैल्यू बढ़ने पर ऊर्जा का मान भी बढ़ेगा और साई का मान भी किस तरह से चेंज होगा। देखिए साई 1 है तो एन की वैल्यू 1 करेंगे, साई 2 है तो एन की वैल्यू 2 हो जाएगी, 3 है तो 3 हो जाएगी।
और उसमें आप यदि थोड़ा सा कोई डिटेल में जाना चाहते हैं तो उसको भी कर सकते हैं कि जब साई वन का मतलब है इस तरह का शेप होगी उसकी वेव फंक्शन की। क्यों साई वन में ये इस तरह की शेप क्यों आई है? क्योंकि यहाँ पे देखेंगे कि जो ज़ीरो है वो तभी होगा जब x की वैल्यू ज़ीरो होगी यहाँ पर, और जब तब भी ज़ीरो बनेगा जब x की वैल्यू a होगी यहाँ पर। साई टू में यहाँ a sin 2π/a x हो जाएगा। तो आप देखोगे कि जब x की वैल्यू a/2 होगी, इधर x की वैल्यू a/2 होगी, अर्थात जो लेंथ थी बॉक्स की उसका आधा होगी, तब भी ये ज़ीरो हो जाएगा, साई बराबर ज़ीरो। तो इनको नोड कहते हैं यहाँ पे। दिस इज़ वन नोड और इधर दो नोड होंगे, क्योंकि आप जब 3 रखेंगे तो साई 3 इजिकल टू a sin n3π/ax हो जाएगा। तो यदि x बराबर a/3 है यहाँ पर, तब भी ये साई का मान 0 होगा, साई 3 का मान। और जब x की वैल्यू 2a/3 होगी, अर्थात यहाँ पर होगी, तब भी ये 0 होगा। तो यहाँ पर दो नोड आपको मिलते हैं साई 3 में। तो एक तो ये निष्कर्ष हुआ कि n यदि हमारा क्वांटम नंबर है, इसको बाय द वे ट्रांसलेशनल क्वांटम नंबर से हम कहते हैं n जो हम लिख रहे हैं। जैसे क्वांटम नंबर बढ़ते हैं तो नोड भी बढ़ता जाता है और उसकी वैल्यू n-1 है। जब n बराबर 1 था तो कोई नोड नहीं था, जब n बराबर 2 है तो एक नोड है, और जब n बराबर 3 था तो दो नोड हमको मिल रहे थे। तो n बढ़ने पर नोड की संख्या बढ़ती जाती है, n-1 के बराबर होती है। और दूसरे आप ऊर्जा से देखेंगे तो ये रिलेशन मिला था, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, समीकरण 7, जिसके निष्कर्ष भी बताए थे। जैसे जैसे n बढ़ता है तो ऊर्जा भी बढ़ती जाती है। मतलब ट्रांसलेशनल क्वांटम नंबर बढ़ने पर ऊर्जा बढ़ती है और n बढ़ने पर नोड भी बढ़ते हैं। इसका मतलब ऊर्जा बढ़ती है तो नोड भी बढ़ते हैं, या नोड बढ़ते हैं तो ऊर्जा भी बढ़ती है। तो ये इंटरलिंक्ड है, बहुत कठिन नहीं है। आज के लिए इतना ही। आई होप you have enjoyed this lecture and you have followed what I have told you.